हेलो मित्रों, नमस्कार। आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, इस देश के बारे में बात करने वाला हूँ जिस देश का लीडर यानी कि देश का प्रधानमंत्री अपने खुद की जान बचाने के लिए दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है। मैं बात करने वाला हूँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के बारे में, जिन्होंने अपने खुद की जान बचाने के लिए दूसरे देश यानी कि अपने पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ रही है। अब वो भारत से आगे कहाँ जाएगी ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण देश के लीडर को, देश के प्रधानमंत्री को अपना देश यानी कर्मभूमि छोड़नी पड़ रही थी। आखिर इसकी क्या वजह थी, बात करते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि आरक्षण का मामला था, लेकिन आरक्षण का क्या मामला था उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं स्मार्ट शुरू, आप देख रहे हैं स्मार्ट शुरू टॉक। तो इस पूरे घटनाक्रम को जानने से पहले हमें अपने बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, यानी कि इतिहास के बारे में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर ये मुद्दा क्यों उठा और देश के प्रधानमंत्री को अपना खुद का देश छोड़ने का मजबूर क्यों होना पड़ा। तो सबसे पहले बात करता हूं बांग्लादेश के इतिहास के बारे में, बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश यानी कि दक्षिण एशिया का एक देश है। यह 1,48,460 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 163 मिलियन लोग हैं और यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ पश्चिम, उत्तर और पूर्व में और म्यांमार के साथ दक्षिण पूर्व में भूमि सीमा साझा करता है। इसकी बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण में एक तटरेखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी आधिकारिक भाषा बंगाली है। इस देश में बंगाली मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक है। 1947 में पूरी बंगाल पाकिस्तान के डोमिनियन में सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत बना। ढाका देश की विधायी राजधानी बना और इसका नाम बदलकर पूरी पाकिस्तान कर दिया गया। 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन, पूरी बंगाली विधायी चुनाव और 1971 के पाकिस्तानी आम चुनाव के परिणाम स्वरूप पूरी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद और लोकतंत्र समर्थन आंदोलनों का उदय हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को सत्ता हस्तांतरित करने से पाकिस्तानी मिलिट्री जुंटा ने इनकार कर दिया, जिसके बाद शेख मुजीब ने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का नेतृत्व किया, जिसमें भारत द्वारा सहायता प्राप्त मुक्ति वाहिनी ने एक सफल सशस्त्र क्रांति छेड़ी। इस दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री ने हर तरफ नरसंहार शुरू किया और 1972 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। 1988 में बांग्लादेश ने इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया। 2010 में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की पुष्टि की। बांग्लादेश वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित एकात्म संसदीय संवैधानिक गणराज्य है। बंगाली बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% हिस्सा है। बांग्लादेश की बड़ी मुस्लिम आबादी इसे तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बनाती है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। इस देश को 8 प्रशासनिक प्रभागों और 64 जिलों में विभाजित किया गया है। यह भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरी बड़ी सबसे सेना रखने वाला देश है। बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसे जीडीपी के आधार पर दुनिया में 33वां और पीपीपी के आधार पर 29वां स्थान यानी कि 29वां स्थान दिया गया है। बांग्लादेश में 2011 से गरीबी दर आधी हो गई थी। बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों को हनन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब बात करते हैं, ये तो था पूरा बांग्लादेश के इतिहास के बारे में और बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं और बात समझते हैं कि आखिर आरक्षण का मुद्दा क्यों उठा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रों को सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है। दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्र सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व हैं। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यकों समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार को समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप यह भी है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से वर्तमान सेना प्रमुख बकर उज जमान ने भी शनिवार को अधिकारियों को एक अस्पष्ट बयान देते हुए कहा कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशियाई राष्ट्र के जन्म के बाद से अब तक की सबसे भीषण हिंसा में और अधिक लोगों की मौत हो गई है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई है। देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों को हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों से हुई सभी हत्यारों की जांच करेंगे। इसकी वजह से भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है तथा सुरक्षा की समीक्षा के लिए बीएसएफ महानिदेशक मौके पर पहुंच गए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने पड़ोसी देशों के घटनाक्रम के मद्देनजर 4000 चिंडू किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी इकाइयों में सोमवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूँ। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। यह दो देशों के बीच का मामला है और केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। बांग्लादेश और भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश भी तेजी से तरक्की कर रहा था। भारत उन परिस्थितियों में बहुत कुछ सीख सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के देशों की तुलना में बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आदि की तुलना में राजनीतिक अस्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक प्रगति आदि के दृष्टिकोण से यह देश अपने पड़ोसियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन रहा था। लेकिन बांग्लादेश को नजर लग गई और इस देश में चीजें देखते ही देखते इतनी बिगड़ गई कि बांग्लादेश की वर्षों की जो मेहनत से बनाई गई छवि 24 घंटे में बर्बाद हो गई। पर जनता कब किसके बहकाव में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं कि बांग्लादेश बवाल से भारत क्या सबक सीख सकता है। पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट के बावजूद भी विपक्ष के बहकाव में आ सकती है जनता। यानी कि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताता है कि 52 साल के बाद 30 जून 2023 में खत्म होने वाली वित्तीय वर्ष में आर्थिक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान के विकास दर 1% से भी कम यानी कि 0.29% रही। दूसरी ओर इसी वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश इकोनॉमिक रिव्यू के अनुसार वहां की आर्थिक विकास दर 6% रही। इस रिपोर्ट में यह भी बताता है कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास दर लगातार 12-13 वर्षों से 6% से अधिक बढ़ रही थी। यानी कि जब से शेख हसीना देश की पीएम रही तब से वहां की तरक्की रफ्तार तेज हो गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर पिछले 10-12 सालों में 3 से 4% के बीच रही है, जिसमें से 2 साल तो यह 1% से भी कम रही है। कोविड-19 महामारी के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संघर्ष से गुजर रही है। बेरोजगारी बढ़ी है, पर यह कोई अकेला बांग्लादेश की समस्या नहीं है और भारत में भी यही हाल है। भारत भी लगातार तरक्की कर रहा था। ग्रोथ रेट के मामले में चीन की अर्थव्यवस्था को भी भारत मात दे रहा है। चीन की तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस दौर में भारत की राह पकड़ ली है। देश में रक्षा प्रणाली के निर्माण से लेकर भारत तमाम उपभोक्ता सामानों जैसे कि कार, मोबाइल आदि का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक बन रहा है। पर जनता को इतने से संतोष नहीं है। पिछले 10 साल से सत्ताधारी पार्टी इस कम समर्थन मिला है। मतलब कि साफ है कि जनता को तरक्की से ज्यादा धार्मिक और जातीय रूप से संतुष्ट करने की जरूरत है। क्योंकि जनता को बहकाने के लिए बांग्लादेश में धर्म मुद्दा बना है तो भारत में जातीय मुद्दा बन रहा है। दूसरा पॉइंट, भारत को इससे सीख लेना चाहिए कि जनता के मामलों से सुप्रीम कोर्ट को दूर रहना चाहिए। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे आरक्षण विरोधी आंदोलन का प्रमुख हाथ माना जा रहा है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में शामिल लोगों के परिवारों को वहां करीब 30% आरक्षण मिल रहा था, जिसे शेख हसीना सरकार ने 2018 में जनता के विरोध के बाद खत्म कर दिया था। पर कुछ लोग कोर्ट चले गए। बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को बहाल कर दिया और फिर आंदोलन और हिंसा को देखते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के आरक्षण की समाप्ति कर दी गई है। यानी कि जो काम जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को करना चाहिए था वह काम सुप्रीम कोर्ट करने लगा था। जाहिर है कि असंतोष बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा होगा। विचारक और पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल एक्स पर लिखते हैं कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी गलतियां की हैं और वहां आजादी के बाद से स्वतंत्र सेनानी परिवारों के लिए जो 30% कोटा था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसलिए जनता की मांग पर सरकार ने 2018 में इसे खत्म कर दिया और कोई विवाद नहीं था। यह कोटा मुख्य रूप से सत्ताधारी आवामी लीग के परिवारों को मिलता था क्योंकि आजादी की लड़ाई इसी पार्टी ने लड़ी थी। पर बांग्लादेश के जजों को चोर रास्ते से पार्टी नेताओं को खुश करने का ख्याल आया और इस साल कोर्ट ने पुराना 30% कोटा फिर से बहाल कर दिया, जबकि यह सरकार का अधिकार क्षेत्र था। जनता ने विरोध कर दिया और अब कोर्ट को फिर पुराना फैसला वापस लेना पड़ा। पर गुस्से में जजों ने लगभग हर तरह के कोटे खत्म कर दिए गए। फिर क्या, आग लग गई और देश में सरकार चली गई। बांग्लादेश की इस घटना से भारत को ये सबक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो घटना बांग्लादेश में हो चुकी है वो कहीं ना भारत में हो सके और भारत को भी ये हालत ना बन जाए। छोटे से मुद्दे, छोटे से कारण की वजह से देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को अपना खुद की जान बचाने के लिए दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। तो ये थी घटना पूरी इस वीडियो में। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।